सो हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग डायनेमिक और एसोसिएटिव अरे, स्टैटिक डायनेमिक और एसोसिएटिव अरे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैक्ड और अनपैक्ड अरे पढ़ चुका था। अब स्टैटिक डायनेमिक और एसोसिएटिव अरे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं हमने जो पिछले वीडियो में पैक्ड और अनपैक्ड अरे में पढ़ा था, उसमें मैंने एक पैक्ड अरे में एक मिस्टेक किया था, जो कि मुझे आपको बस एक बताना था। तो जब हम लोग पैक्ड अरे पढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन आपको ये बताया था। ओके। तो हुआ क्या था कि मैंने जब आपको ये फर्स्ट डायमेंशन आपको बताया था, तो मैंने ये टू जीरो और टू वन और जीरो ये मैंने आपको अलग अलग बताए थे। टू मतलब कि टू नीचे, टू पहले आ रहा है, फिर नीचे वन आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, ये वाला। ठीक है। तो पर क्या होता है कि जब आप पैक्ड अरे को डिक्लेयर करते हो, तो आपका वो सिंगल रो में होता है, बिट बाय बिट स्ट्रिप फॉर्म में होता है, बिट बाय बिट सीक्वेंस में होता है। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने जब उस समय उस पिछले वीडियो में बताया था, तो वो मैंने एक के नीचे एक दिखाया था, टू वन और जीरो को। पर ये ऐसा नहीं होता है, ये एक के बाद एक होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का आपका टू है, यहाँ से यहाँ तक का वन है, फिर ये जीरो है, ये पोर्सन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इस मिस्टेक के लिए सॉरी। बाकी अब आपको समझ में शायद आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि मैंने पिछले वीडियो में ऐसे बताया था, टू वन और जीरो। तो ये पैक्ड अरे बेसिक, सॉरी, अनपैक्ड अरे होता है। पर पैक्ड अरे में आप सिंगल ही रो में डिफाइन करते हो, टू वन और ये जीरो। अब आपको ये समझ में आया होगा। तो ये मैंने करेक्शन पीडीएफ में भी कर दिया है और उसे अपलोड भी कर दिया है। ठीक है। तो हाँ, ये आपको बस करेक्शन वाला पार्ट था। बाकी अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। तो ये वाला जो वीडियो एक्चुअली होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सबसे पहले तो स्टैटिक डायनेमिक एसोसिएटिव अरे तो पढ़ेंगे, पर उसके भी पहले हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि फेज सिस्टम एनालॉग में क्या क्या फेजेस होते हैं। अब ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसको समझने के लिए, डायनेमिक और एसोसिएटिव अरे को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तभी आपको ये समझ में आएगा कि एसोसिएटिव डायनेमिक अरे कब एग्जीक्यूट होता है। ये चीज़ समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फेजेस को पढ़ने पर। तो फेजेस का मतलब क्या है? सबसे पहले कि जब भी आप कोई टेस्ट केस रन करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ये प्लेग्राउंड में ये कोड लिखे, अब जब इसको जैसे ही हम लोग रन करते हैं, तो ये किस किस फेजेस से गुजरता है ये टेस्ट केस। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने इसको रन किया तो सिमुलेटर कुछ बिना समझे ही डायरेक्ट आपका कोड देखा और उसने रन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। वो एक सीक्वेंस में होता है कि सबसे पहले तो आपका कोड कंपाइल होता है, फिर एरोब्रेट होता है, फिर सिमुलेट होता है, फिर वो फाइनल उसको एग्जीक्यूट करता है आपका कोड को। तो सबसे पहले कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन फेज क्या होता है कि जब भी आप कोड अपना रन करना स्टार्ट करते हो, तो वो कंपाइल होगा। कंपाइल होने का मतलब ये है कि आपके कोड में कोई किसी टाइप का सिंटेक्स एरर है कि नहीं, या किसी टाइप का किसी टाइप का आपका स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं। अगर आपने किसी डेटा को डिक्लेयर किया, इंट इंट की जगह आपने टी भूल गए, तो वो भी आपको इसमें बताएगा कि हाँ, इधर आपका इशू है, इस लाइन में इशू है। फिर उसके बाद आपका अगर बिट सही से डिक्लेयर नहीं हुआ, तो किसी भी टाइप का कोई कंपाइल, मतलब कि आपके कोड में किसी टाइप का इशू आता है कंपाइल टाइप का, तो वो आपका कंपाइलेशन फेज में वो आपको दिखाता है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कंपाइलेशन फेज तुरंत ही एग्जीक्यूट भी हो जाता है और तुरंत उसमें आपका एरर भी दिखा देगा। फिर एरोब्रेशन फेज में क्या होता है ना, कि आपके जो भी मॉड्यूल आपने इंस्टेंटिएट किया है, वो सारे उसमें कनेक्शंस होते हैं। जैसे ड्यूटी का आपने टेस्ट बेंच से कनेक्ट किया इंस्टेंटिएट करके, तो वो आपका कनेक्शंस डिफाइन करेगा, पोर्ट्स डिफाइन करते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका एरोब्रेशन फेज में आपका वो बेसिकली सिमुलेट होने से पहले आपके कोड को रेडी करता है, आपके डिज़ाइन को रेडी करता है कि आपके सारे पोर्ट सही से कनेक्ट है कि नहीं। वो सर अगर उसमें कुछ मिसमैच इशू हो रहा है, तो वो एरोब्रेशन फेज में आ जाता है। फिर सिमुलेशन फेज में एक्चुअली आपका जो कोड रन होता है वो सिमुलेशन फेज में रन होता है। ओके। तो आपको जो भी अपना चेक करना है डिज़ाइन को, या जो भी आपको अपना कोड में आपने लिखा है वो चीज़ एग्जीक्यूट करना है, तो ये चीज़ सिमुलेशन फेज में होता है। फिर फाइनल फेज में आपका जो, जैसे आपने जो भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, फिर उसके बाद किसी टाइप का अगर इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो वो यहाँ पे फाइनल फेज में आता है। ठीक है।
तो जब और फिर फाइनल फेज में आपका जो जब सिमुलेशन पूरा फिनिश हो जा रहा है तो उसको एग्जिट करने का भी काम फाइनल फेज में होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे ही फेजेज एक के बाद एग्जीक्यूट होते हैं एक सीक्वेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक अरे, डायनेमिक अरे, एसोसिएटिव अरे, इसमें डिफरेंस क्या है, वो कब कब कौन सा अरे एग्जीक्यूट होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक अरे से। तो अभी तक हमने जो भी अनपैक्ड और पैक्ड अरे पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी अरे का साइज है वो यहाँ पे ही, वहाँ पे जब हम लोग अरे को डिक्लेयर कर रहे थे तो यहाँ पे ही हम लोग इसको डिफाइन कर रहे थे, ये जो इसका साइज है अरे का, ठीक है, ये साइज है, तो ये हम लोग अरे का उसी समय डिफाइन कर रहे थे। तो जब आप इसको डिक्लेरेशन के टाइम ही अरे का साइज डिफाइन कर रहे थे तो उसको स्टैटिक अरे बोलते हैं। और जब डिक्लेरेशन का टाइम होता है तो इसको हम लोग कंपाइलेशन टाइम बोलते हैं। जब जैसे ही आपका स्टार्टिंग जो फेज होता है वो कंपाइलेशन फेज होता है ना, तो कंपाइलेशन फेज में ही आपका जो स्टैटिक अरे का जो साइज हो जाता है वो डिफाइंड हो जाता है और वो थ्रू आउट सिमुलेशन फिक्स्ड हो जाता है। ओके, इसमें यहाँ पे ये भी लिख दो कि साइज फिक्स्ड थ्रू आउट सिमुलेशन। ओके, तो आपको समझ में आएगा स्टैटिक अरे क्या है, कि कंपाइलेशन टाइप में ही आप उस अरे का साइज फिक्स कर लेते हो और थ्रू आउट सिमुलेशन वही रहता है। पर जैसे ही आप डायनेमिक अरे में आते हो ना, तो आप उसका जो सिमुलेशन आपका अरे का जो साइज है ना, आप उसको सिग्निफाई नहीं करते हो, वो नहीं देते हो, तो उससे क्या होगा कि वो आपका अरे का साइज वो डिफाइंड ही नहीं होगा। अब जैसे क्या होता है कि अब एक्चुअल आप जब कोड लिखते हो जहाँ पे आप उस अरे को यूज़ कर रहे हो, तो उस समय आप उस एरे का साइज डिफाइन करोगे और वो कैसे डिफाइन करते हो, ए आर आर इक्वल टू न्यू 5। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि अब कैसे इसको डिफाइन कर रहे हो अरे का साइज डायनेमिक अरे में। तो अब इसमें जैसे मैंने लिखा है स्टोरेज एलोकेट ड्यूरिंग रन टाइम, तो रन टाइम मतलब सिमुलेशन टाइम है। ओके, तो जब आप सिमुलेशन टाइम में अब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो अपने अरे को, जिस भी वजह से यूज़ कर रहे हो, तो उस यूज़ करने से पहले आप अरे को अपना उसका जो साइज है वो डिफाइन कर रहे हो। ओके, अब ये साइज भी डायनेमिक होता है, यानी कि आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। मान लो इनिशियली आपने इसको 5 दिया, फिर 5 के बाद फिर आप इसको 5 से 10 करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इसमें 5 और मेमोरीज मिल जाए, मतलब 5 न्यू मेमोरीज ऐड हो जाएंगे। ओके, अब पर जैसे आप इस तरह इसको यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि जो प्रीवियस एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे ना 5 वाले लोकेशन में, मतलब 1 से लेकर 5 लोकेशन में, तो वो सारे डिलीट हो जाते हैं और नए फ्रेश मेमोरी आपको एलोकेट होते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आपको पुराना वाला मेमोरी वैसे के वैसे रखना है और 5 और मेमोरी उसमें ऐड करना है, तो आप इस तरह यूज़ करोगे फिर न्यू 10 ARR, तो इसमें 5 मेमोरी और ऐड हो गए और आपका जो एग्जिस्टिंग डेटाज हैं वो भी स्टोर ही रहेंगे। तो ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इंक्रीज मेमोरी साइज ड्यूरिंग प्रीवियस एलिमेंट्स, इससे ये होता है। ओके, और जब आप इसको यूज़ करोगे इस तरह से इस सिंटेक्स के फॉर्म में, तो आपका जो प्रीवियस एलिमेंट है वो वैसे ही रहेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इसमें और इसमें, और ये भी एक गुड क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ओके, तो अब आपको शायद समझ में आया होगा स्टैटिक अरे और डायनेमिक अरे में डिफरेंस क्या है। कि स्टैटिक अरे जो है आपका कंपैरिजन फेज में ही इसका मेमोरी एलोकेट हो जाता है, पर डायनेमिक फेज आप इसको सिमुलेशन फेज के पहले इसका मेमोरी एलोकेट करते हो, वो भी डायनेमिक नेचर होता है, यानी कि आप उसको श्रिंक मतलब कि उसको आप बाद में इंक्रीज भी कर सकते हो। फिर तीसरा जो अरे होता है वो एसोसिएटिव अरे होता है। अब एसोसिएटिव अरे में क्या होता है कि देखो अभी तक जो भी हमने अरेज पढ़े थे उसमें जो ये आपका जो इंडेक्स होता है वो हमेशा ही इंटीजर फॉर्म में होता है, पर एसोसिएटिव अरे में ना जो आपके डेटा स्टोर होते हैं वो की वैल्यू फॉर्म में होते हैं। की वैल्यू फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें जो की होता है ना, इसमें जो की होता है आपका वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग रियल कोई भी आपका दूसरा डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर डायनेमिक और स्टैटिक टाइप के अरे में हमेशा ही जो आपके इंडेक्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे, तो ये डिफरेंस होता है। अब अगर आपको ये चीज़ स्ट्रिंग फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना है, ये जो इंडेक्स है ये आपका है इंडेक्स, वो स्ट्रिंग फॉर्म में करना है, तो
आप कैसे करोगे, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग लिख दोगे। ओके, अब फिर जब आप इसमें कोई वैल्यू एलोकेट करना चाहते हो तो ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका स्ट्रिंग का जो भी आपको वैल्यू देना है, फिर इक्वल टू उसको वैल्यू कि उस स्ट्रिंग वाले इंडेक्स में, आपका ये इंडेक्स है तो उस वाले स्ट्रिंग वाले इंडेक्स में आपका वैल्यू एलोकेट हो जाएगा, ये है वैल्यू। ओके, और हमेशा एक चीज़ याद रखने वाली बात है, यहाँ पे जब भी आप स्ट्रिंग दोगे ना तो हमेशा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से दोगे। ओके, क्योंकि जब आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से देते हो तो इसको जो सिमुलेटर होता है वो इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ना कि एज को आपका किसी डेटा टाइप या किसी और प्री डिफाइंड कीवर्ड से एज ए ट्रीट करता है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑलवेज declares in double inverted commas। ओके, हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब इसका एक कोड देखते हैं, तो कोड से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं डायनेमिक। स्टैटिक अरे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया था, पैक्ड और अनपैक्ड अरे। अब पढ़ेंगे डायनेमिक अरे से। डायनेमिक अरे क्या है, देखो जैसे कि मैं ये सिमुलेटर रन करके दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो हमने ये अरे डिफाइन किया अरे करके, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ ब्लैंक रखा है, तो इसका मतलब ये डायनेमिक अरे। अब जब मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले स्टेटमेंट किया, उसके पहले मैं इसको एक मेमोरी एलोकेट किया मैंने, जिसका साइज 5 है, और उसमें मैंने वैल्यू ऐसे डाल दिया। ये तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। या आप एक एक करके भी डाल सकते हो, फिर 0 इंडेक्स डालोगे, फिर 31, फिर 1, फिर 67, ऐसे करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट किया है, तो प्रिंट स्टेटमेंट किया है, फिर ये एक एक करके आपके सारे डेटास को प्रिंट करेगा उस अरे में। तो 31, 67, 10, 4 और 9 वही हमने इसमें स्टोर भी किया था। तो आप ऐसे इसको डायनेमिक अरेज को यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो, जैसे कि मैं अगर इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे इक्वल टू न्यू, फिर 10। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, देखना अब ये सारे ही वैल्यू 0 हो जाते हैं। हाँ देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका ये जो भी 5 एलिमेंट्स थे वो प्रिंट हो गए। पर जब मैंने ये किया तो मैंने जैसे बताया था, जब आप न्यू फंक्शन यूज़ करोगे तो सिंपल न्यू फंक्शन यूज़ करोगे तो आपके एग्जिस्टिंग डेटास भी डिलीट हो जाएंगे। पर अगर मैं इसकी जगह क्या यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल फिर अरे, अब आप इसको देखना, हाँ, अब आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे 0 से 4 तक वो वैल्यू प्रिंट हुए, और फिर जब दूसरा इटरेशन चला तो तब भी आपके वो पुराने एलिमेंट्स उसमें रह गए और आपको नए मेमोरीज भी एलोकेट हो गए। तो ये डिफरेंस है इसमें। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद है एसोसिएटिव अरे। अब एसोसिएटिव अरे को समझने के लिए हम लोग जैसे हम एग्जांपल दिया था इंट अरे और फिर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आपका इंडेक्स यहाँ पे। ओके, अब इसमें हमें डेटास को स्टोर करना है, तो डेटास को स्टोर करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें की और वैल्यू को कैसे हम लोग सिग्निफाई करते हैं। तो की बेसिकली आपका स्ट्रिंग फॉर्म है, तो स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको बोला था कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में होगा, तो ये जो है ये साइज आपका स्ट्रिंग है। फिर की और वैल्यू देना है, तो फिर कॉलन दोगे, तो कॉलन से क्या होगा कि आपको ये बता रहे हो इसमें वैल्यू क्या देना है, फिर उस वैल्यू को दे दो। फिर उसी तरह आप दूसरा स्ट्रिंग भी, दूसरा इंडेक्स भी दे सकते हो, फिर तीसरा ऐसे करके।
ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा, ये आपका 0 इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स पे हो गया, और ये थर्ड इंडेक्स, मतलब साइज इंडेक्स, एज इंडेक्स और क्लास इंडेक्स। ये आप मैंने इसको बस प्रिंट किया। अब इसको एक बार रन करके देखना। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अरे एज 26, फिर ये एज आपका स्ट्रिंग है, क्लास स्टैंडर्ड और साइज है। तो उसी तरह जैसे आप यहाँ पे देखना कि ये सारे इंडेक्स जो थे वो इंटीजर फॉर्म में थे, पर यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके जो भी इंडेक्स हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये भी एक मतलब जानने वाली बात है एसोसिएटिव वाले में। ओके, तो आप इस कोर्स को अपने तरफ भी ट्राई करते रहो। बस ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देखो फिर थियोरटिकल नॉलेज लो, क्योंकि जब तक आप चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ओके, तो इस वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।